बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इससे पहले आप इस कहानी की 17 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 18 मुलाहिज़ा फरमाएं। अलका ने अंदर से पुकार कर कुछ कहा तो उस आदमी ने उठकर गाड़ी के हेडलैम्प्स रोशन कर दिए। गाड़ी का रुख मंदिर की तरफ था और रोशनी सीधी पड़ रही थी। सिर्फ 1 मिनट बाद अलका मंदिर के दरवाजे से बरामद हुई तो उसे देखकर मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। अलका के जिस्म पर बहुत मुख्तसर सा लिबास था। जरीन हिस्से पर चंद इंच चौड़ा ऑरेंज रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। उसके कपड़े की चौड़ाई इतनी कम थी कि घुटनों से ऊपर बल्कि बहुत ऊपर तक टांगे बरहना थी। ब्लाउजर भी कुछ अजीब था। चंद इंच चौड़ा कपड़ा सिर्फ सामने के रुख पर था, पुश्त बरहना थी। कमर पर चांदी की ढीली डाली सी चैन लिपटी हुई थी। गले में सोने की चेन और कानों में कांटे भी थे। ऐसा लिबास मैंने सिर्फ इंडियन फिल्मों में देखा था और अब अलका को इस लिबास में देख रहा था। अलका करीब पहुंची तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मेरी सांस बेकाबू थी और मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाए हुए था। अलका हमारे करीबी चबूतरे पर बैठ गई। उसने अपना बैग एक बार फिर खोल लिया और गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी में मेकअप करने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद हम गाड़ी में आ गए। इस मर्तबा अलका आगे पैसेंजर सीट पर थी और मैं पिछली सीट पर ही था। अलका को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो बेवा औरत है। उसकी बेवगी ने तो उस रोज बरम तोड़ दिया था जब मैंने उसे तय खाने वाले बाथरूम के टब में देखा था। लैंड क्रूजर पहाड़ियों से निकलकर फिर सड़क पर आ गई और तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। दिलवाड़ा के जीन मंदिर अब बहुत पीछे रह गए थे। गाड़ी एक बार फिर पहाड़ियों में तंग से रास्ते पर मुड़ गई। चट्टानों में पीछोखम खाता हुआ ये रास्ता बदतदरीज बुलंदी की तरफ जा रहा था और आखिरकार गाड़ी नशेब में उतरने लगी और एक चट्टान के ऊपर से घूमते ही रुक गई। वो 3 कब्रों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी इमारत थी जिसके साथ ही खारदार तारों का एक गेट बना हुआ था। खारदार तारों की बाड़ें दाई बाई पहाड़ियों में दूर तक चली गई थी। उस बाड़ ने गालबन कई मुरब्बा मील तक का इलाका घेरे में ले रखा था। गेट के सामने गाड़ी रुकते ही 2 आदमी सामने आ गए। उन दोनों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी। उनमें से एक तो गेट के अंदर ही राइफल ताने खड़ा रहा और दूसरा गेट खोलकर गाड़ी के करीब आ गया। कौन हो तुम लोग और इस तरफ कैसे आ गए? गार्ड के लहजे में करख्तगी थी। ओह, ड्राइवर गहरा सांस लेते हुए बोला, इसका मतलब है तुम्हें अभी तक इतला नहीं दी गई। कैसी इतला? गार्ड ने उसे घूरा। गोरख सिंह को फोन पर बताओ, ताराबाई गेट पर इंतजार कर रही है, ड्राइवर ने कहा। इस मर्तबा उसका लहजा भी खुरदरा था। ताराबाई? गार्ड जेरे लब बुड़बुड़ाया। उसने झुककर दूसरी सीट पर बैठी हुई अलका की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखने लगे। ये कौन है? उसने मेरी तरफ देखते हुए ड्राइवर से पूछा। ताराबाई का सरकारी गार्ड इंस्पेक्टर रमेश जयपुर से इसके साथ आया है। अब तुम जाओ और गोरख सिंह को इतला कर दो। अगर ताराबाई वापस चली गई तो तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। गार्ड चलने में उलझी हुई नजरों से ड्राइवर और अलका को देखता रहा, फिर गेट के अंदर चला गया। उसने दूसरे गार्ड से कुछ कहा और इमारत में गायब हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 3 मिनट बाद हुई। उसने दूसरे गार्ड को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर गेट खोल दिया और गाड़ी हरकत में आ गई। तकरीबन 100 गज आगे एक और चट्टान के गिर्द घूमते ही मैं चौंक गया। सामने नशेब में रोशनियों का झुरमट सा था। इधर उधर कुछ रोशनियां बिखरी हुई नजर आ रही थी। ये वो कैंप है जहाँ पाकिस्तानी नौजवानों को दहशत गर्दी की तरबियत दी जाती है। अलका ने नशेब की तरफ इशारा करते हुए कहा। गोरख सिंह इस कैंप का डिप्टी कमांडर है। यहाँ तक आने के लिए यही एक तरीका था जो हमने अपनाया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि यहाँ क्या हो रहा है और किस तरह इंसानी बम तैयार किए जाते हैं। तुम जो कुछ भी देखो जहन नशीन करते रहना। वापस जाकर मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दूंगी जो तुम अपने साथ ले जा सकोगे। मैं नशे में जगमगाती उन रोशनियों को देख रहा था। वो दहशत गर्दी की तरबियत का ये कैंप बहुत महफूज जगह पर लगाया गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन पहाड़ों में क्या हो रहा है। हम चंद मिनट में ही दहशत गर्दों की उस बस्ती में पहुंच गए। फौजी बैरक नुमा चंद इमारतें तो करीब करीब थी और ऐसी कुछ इमारतें इधर उधर बिखरी हुई थी। ये कैंप शहर से कम 15 मील के फासले पर था। बिजली और टेलीफोन की लाइनें खास तौर पर यहाँ लाई गई थी। अगरचे रात का 1 बजने वाला था मगर कैंप में खासी गहमा गहमी नजर आ रही थी। अलका मुझे बता रही थी कि यहाँ सारी सरगर्मियां रात ही को होती हैं, सिर्फ फायरिंग दिन के वक्त कराई जाती है। गाड़ी एक अलग थलग काटी नुमा इमारत के सामने रुक गई। उस वक्त एक आदमी काठी से बाहर निकला। वो खासा लहीम शहीम आदमी था। उसने पैंट और टी-शर्ट पहन रखी थी। माथे पर कश का भी नजर आ रहा था जो उसके कट्टर हिंदू होने की निशानदेही कर रहा था। वो इस कैंप का डिप्टी कमांडर गोरख सिंह था। उसके होंठों पर बड़ी मकाराना मुस्कुराहट थी, जबकि अलका की मुस्कुराहट क़यामत ढा रही थी। अलका गोरख सिंह के साथ गाड़ी के अंदर चली गई, जबकि हमें एक और आदमी के सुपुर्द कर दिया गया। वो मैं एक और बैरक के कमरे में छोड़कर चला गया। हम कुछ देर वहां बैठे रहे और फिर बाहर निकल आए। मेरे साथ आने वाला वो शख्स बान सिंह था। वो इससे पहले भी यहाँ आ चुका था। वो मुझे मुख्तलिफ बैरकों में घुमाता रहा। हर बैरक में कोई ना कोई सरगर्मी दिखाई दे रही थी। मुझे अपने उन पाकिस्तानी नौजवानों को देखकर अफसोस हो रहा था जो यहाँ दहशत गर्दी की तरबियत हासिल कर रहे थे।
हिंदुओं के जहरीले प्रोपोगेंडे और लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और ये अपने ही वतन और अपने ही भाइयों के लिए दुश्मन बन गए थे। हम तकरीबन 2 घंटों तक घूमते रहे। हमें किसी ने रोकने या टोकने की कोशिश नहीं की। रोक टोक तो सिर्फ बैरूनी गेट पर थी। उस गेट से अंदर आने वाले को अपना ही समझा जाता था और उस पर किसी भी तरफ आने जाने पर कोई पाबंदी ना थी। हम दोबारा उसी कमरे में आ गए। बान सिंह कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँगने लगा। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर दरवाजे के सामने खड़ा रहा, फिर इधर उधर घूमने लगा। एक बैरक के सामने से गुजरते हुए मैं ठिठक कर रुक गया। एक बैरक के पीछे से दबे दबे नुस्वानी कैकों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे के सामने रुक गया। पहले मोहताज निगाहों से इधर उधर देखा और फिर दरवाजे में झांकने की कोशिश करने लगा, मगर कामयाब ना हो सका। मैंने दरवाजे पर हाथ रखकर हल्का सा दबाव डाला तो आवाज पैदा किए बगैर दरवाजा खुलता चला गया और फिर अंदर का मंदिर देखकर मैं दंग रह गया। वो 2 नौजवान थे जो अपने उंगलियों से वैसी ही लग रहे थे। बड़े हुए बाल और बड़े हुए शेव, उनकी हरकतें भी वैसी ही से मुख्तलिफ ना थी। उनके साथ 2 लड़कियां थी जिनके जिस्मों पर अगरचे लिबास मुख्तसर था, मगर वो दोनों उनका ये लिबास भी नोचने की कोशिश कर रहे थे। शराब की बोतलें और गिलास भी पड़े हुए थे, जिनसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो दोनों नौजवान नशे में धुत थे। वो दोनों लड़कियां हल्के हल्के कहके लगाकर उन्हें मजीद इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रही थी। मैं ये शर्मनाक मंजर ज्यादा देर तक नहीं देख सका और दरवाजा आहिस्तगी से भीड़कर वहां से हट गया। ये सब कुछ देखकर मुझे अफसोस था। अगर मैं उन नौजवानों में से किसी पर यह जाहिर कर देता कि मैं पाकिस्तानी हूं और मेरी आमद का मकसद क्या है, तो वो यकीनन मेरी बोटियां नोच लेते। मैं दोबारा उसी कमरे में आ गया। जो कुछ देखना चाहता था वो देख चुका था। अब मजीद इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं थी। यहाँ आने का मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैं कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था कि बान सिंह ने मुझे जगा दिया। उस वक्त दिन की रोशनी फैलने लगी थी और वो आदमी भी दरवाजे के करीब खड़ा था जो शुरू ही में हमें यहाँ छोड़ गया था। इस वक्त दिन का हल्का सा उजाला फैलने लगा। हम डिप्टी कमांडर गोरख सिंह के कॉटेज के सामने आ गए, जहाँ लैंड क्रूजर खड़ी थी। अलका पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उसे देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसकी रात कैसी गुजरी होगी। बान सिंह ने स्टीयरिंग संभाल लिया और मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी हरकत में आ गई। वापसी पर लैंड क्रूजर फिर पहाड़ियों में उसी तंग रास्ते पर मुड़ गई और आखिरकार उस टूटे फूटे मंदिर के सामने पहुंचकर रुक गई। अलका बैग उठाकर मंदिर के अंदर चली गई। मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद अलका मंदिर से बरामद हुई। वो अब बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी। न माथे पर बिंदिया, न होंठों पर लिपस्टिक, चेहरे पर मेकअप का कोई हल्का सा निशान भी नजर नहीं आ रहा था। जिस्म पर वही नीले किनारे वाली कॉटन की सफेद साड़ी। वो उजड़ी हुई और मासूम बेवा थी। बान सिंह को होटल पैलेस के करीब उतार दिया गया और ड्राइविंग सीट अलका ने संभाल ली। उसके बाद हम सीधे आश्रम ही आए। उस वक्त सूरज तुलू हो रहा था। रात भर जागने की वजह से मेरी आंखों में मिर्चें सी लग रही थी। राधा में देखते ही रसोई में घुस गई। नाश्ता करने के बाद मैं तहखाने में आ गया और बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। 4 बजे के करीब आंख खुली तो कमरे के सामने कुछ चीजें रखी हुई थी, जिन्हें देखकर मैं चौंक गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर उन चीजों को देखने लगा। एक रंगीन टीवी और VCR के अलावा एक छोटी टेबल पर एक अदद फिल्म प्रोजेक्टर, एक स्क्रीन और एक बॉक्स रखा हुआ था जो ज्यादा बड़ा नहीं था। मैं बाथरूम में घुस गया और कितनी देर तक ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा रहा। जब बाहर निकला तो अलका कमरे में मौजूद थी। उसने कमरे की एक दीवार पर 2 फुट चौड़ी और 3 फुट लंबी स्क्रीन लटका दी और सामने वाली दीवार के करीब बेस पर प्रोजेक्टर सेट कर रही थी। टीवी और VCR पहले ही वो कमरे के कोने में सेट कर चुकी थी। ये सब क्या है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहती हूँ जो रात तुम उस कैंप में नहीं देख सके, अलका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और डिब्बा उठाकर खोलने लगी। मैं करीबी कुर्सी पर बैठ गया। अलका ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया। सामने दीवार पर रखी हुई स्क्रीन तेज रोशनी में चमकने लगी। रोशनी एक तरफ से आउट हो रही थी। अलका ने फ्रेम एडजस्ट किया और डिब्बे में से एक स्लाइड निकालकर प्रोजेक्टर में लगा दी। एक नौजवान का चेहरा स्क्रीन पर उभर आया। उसी के साथ ही हिंदी में कुछ लिखा भी हुआ था। ये कराची का नौजवान चमकीला है, अलका मुझे बताने लगी। ये मैट्रिक पास और बेरोजगार था। इसका छोटा भाई शहर के गुंजान इलाके में ठेला लगाया करता था। पुलिस को भत्ता ना देने पर झगड़ा हो गया। पुलिस ने उसे उठाकर थाने में बंद कर दिया और वो तशद्दुद के दौरान हलाक हो गया। चमकीले ने इंतकाम लेने के लिए एक पुलिस वाले को कत्ल कर दिया और इस तरह चमकीले और पुलिस में आंख मचोली शुरू हो गई। इसी दौरान चमकीला राह के एक एजेंट के हाथ लग गया और उसे यहाँ भेज दिया गया। चमकीला दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने के बाद तकरीबन 2 महीने पहले कराची वापस गया है। उसने प्रोजेक्टर पर दूसरी स्लाइड लगा दी और स्क्रीन पर एक और चेहरा उभर आया। ये भी नौजवान ही था। उम्र 30-24 साल होगी। चेहरे पर छोटी गोल दाढ़ी और पेशानी पर दाईं तरफ चांद तारे का निशान बना हुआ था। ये छल्लावा है, अलका उसके बारे में बता रही थी। ये भी कराची पुलिस के जुल्म का शिकार था। छल्लावा ग्रेजुएट है।
ये भी चमकीले की तरह बेरोजगारी का शिकार था। कराची के एक नस्ल परस्त नेता ने इसके ज़हन में ये बात बिठा दी कि वो तासुब का शिकार है और इसी तासुब की बिना पर इसे इसके जायज हकूक से महरूम किया जा रहा है। इसने अपना हक लेने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में पकड़ा गया। 1.5 महीने जेल में काट कर बाहर निकला तो इसके दिल में नफरत कुछ और बढ़ गई। ये अपनी महरूमी और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला लेना चाहता था, लेकिन अनाड़ी था, बार बार पुलिस से मार खाता रहा। हमारे एजेंट ने इसे यहाँ भेज दिया। ये भी तकरीबन 2 महीने पहले वापस गया है। अलका ने यके बाद दीगरे 5 नौजवानों की तस्वीरें दिखाई जो यहाँ दहशत गर्दी की तरबियत लेकर वापस जा चुके थे। इनके अलावा और भी लोग हैं जो मासूम और बेगुनाह शहरियों की जिंदगी से खेल रहे हैं। अलका कह रही थी ये सब किसी न किसी नस्ल परस्त और कौम परस्त जमात में शामिल हैं और ये अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझकर अपनी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका फायदा हिंद सरकार को पहुंच रहा है। एक तरफ ये दहशत गर्दी, तबाही और बर्बादी फैला रही है और दूसरी तरफ वहाँ की हुकूमत इन सियासी पार्टियों के खिलाफ महाल आ रहा है जिनके नाम पर ये नौजवान दहशत गर्दी फैला रहे हैं। वैसे कराची में राह के 3 एजेंट उन्हें कंट्रोल करते हैं। उसने खामोश होकर प्रोजेक्टर पर यके बाद दीगरे 3 और तस्वीरें दिखाई। उनमें 2 मर्द थे और एक औरत। उस औरत की उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं थी। उसकी तस्वीर देखकर मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। बेहद हसीन थी। उसकी नाक पर बाईं तरफ मसूर के दाने के बराबर स्याह रंग का तिल था और लगता था जैसे उसने लौंग पहन रखी हो। ये जुगनू है, अलका उसके बारे में बता रही थी। पूरे पाकिस्तान में अगरचे राह के कई एजेंट फैले हुए हैं, मगर जुगनू उन सब में ज्यादा खतरनाक है। उसके पास और भी कई हसीन लड़कियां हैं जिनके जरिए वो नौजवानों को फांसती है और उन्हें ब्लैक मेल करके अपने तौर पर उनसे काम लेती रहती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि जब तुम कराची पहुँचो तो इन लोगों की निशानदेही करके अपने नंबर बना सको। तुम्हें सामने आने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है अगर तुम सामने आ भी जाओ तो इनकी गिरफ्तारी के बदले तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे गुनाह माफ कर सकती है। वो मुझे उनके बारे में और भी बहुत कुछ बताती रही और जब मैंने उनके ठिकाने के बारे में पूछा तो वो बोली, कुछ बताने का कोई फायदा नहीं, ये लोग अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। तुम्हें खुद इन लोगों को तलाश करना होगा। किसी एक को तलाश कर लोगे तो समझना तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होगी। वैसे एक बात ज़हन में रखना, यहाँ इन्हें इस तरह तरबियत दी गई है कि कोई एक आदमी दूसरे के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वो अपनी जान तो दे देगा मगर जबान नहीं खोलेगा। उसने कुछ और स्लाइड भी दिखाई। 4 आदमियों के बारे में बताया था कि वो नागराज के मंडिल के बहुत खास आदमी हैं। उनमें एक कैंप का डिप्टी कमांडर गोरख सिंह भी शामिल था। ये नागराज के बहुत ही खास आदमी हैं और कैंप के बारे में नागराज इनसे मशवरे करता रहता है। उनमें गोरख सिंह तो ज्यादातर कैंप ही में रहता है, दूसरे तीसरे रोज शहर में भी आ जाता है और बाकी 3 शहर ही में रहते हैं। मैंने उनके चेहरे और पते से नशीन कर लिए। अलका ने प्रोजेक्टर बंद कर दिया और टीवी ऑन करके VCR पर एक फिल्म लगा दी। ये फिल्म कैंप से मुतल्लिक थी जिसमें टाइम बम तैयार करने और तकरीबकारी के दूसरे तरीकों की तरबियत दिए हुए दिखाया गया था। हर चीज इतनी वाज़ेह थी कि मतलूबा चीजें हासिल करके कोई भी ज़हीन शख्स टाइम बम आसानी से तैयार कर सकता था। और आखिरकार अलका ने टीवी बंद कर दिया और फिर वो देर तक बैठी इसी मौजू पर बातें करती रही। इसमें शुबा नहीं कि नुकसान हमारा भी होगा, वो कह रही थी, लेकिन हम हर कीमत पर नागराज से इंतकाम लेना चाहते हैं और मेरे सीने में लगी हुई आग तो उस वक्त तक सर्द नहीं होगी जब तक नागराज की लाश अपनी आंखों से मैं ना देख लूं। मेरा ज़हन बार बार उलझता रहा, अपना जाती इंतकाम लेने के लिए ये लोग अपने कौमी मकासद को क्यों नुकसान पहुंचा रहे थे। बहरहाल दुनिया में ऐसे लोगों की कमी तो नहीं थी, हर मुल्क में इस किस्म के लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी लातादाद ऐसे लोग मौजूद हैं। सियासतदान क्या नहीं कर रहे, अपनी सियासत को चमकाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करते। और ये लोग जो यहाँ दहशत गर्दी की तरबियत ले रहे हैं, ये भी तो अपने जाती मफाद के लिए अपने मुल्क की सलामती को दाव पर लगाए हुए हैं। बहरहाल मुझे इससे गरज नहीं थी कि अलका या इस जैसे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मुझे तो एक मौका मिल रहा था और मुझे इस मौके से फायदा उठाना था। अलका ने सुबह नागराज के जिन करीबी साथियों की तस्वीरें दिखाई थी, उनके नाम और पते मैंने जहन नशीन कर लिए थे। उनमें होटल हिल्ला के मालिक रवि पंडित का नाम भी शामिल था। सबसे पहले मैंने उसी से निपटने का फैसला किया। उससे अगले रोज मैं आश्रम से निकला तो शाम हो चुकी थी। मेरे जिस्म पर ग्रे कलर का 3 पीस सूट था। ये सूट अलका के मरहूम पति श्यामलाल के कपड़ों के जखीरे में से निकाला गया था। अलका ने उसके तमाम कपड़े अब तक संभाल कर रखे हुए थे। कद्दू कामत में वो मेरे ही जैसा रहा होगा, इसलिए उसके कपड़े मुझे फिट आ गए थे। मैंने शेव बनाया मगर मूंछें रहने दी। टूथब्रश टाइप की बारी मूंछें मेरे चेहरे पर बहुत अच्छी लग रही थी। आंखों पर सादे शीशों की ऐनक से मेरा हुलिया कुछ और तब्दील हो गया। मुझे ये इत्मीनान था कि नागराज के आदमी अब भी मुझे नहीं पहचानते थे। देवदिन या उसके जिन साथियों ने मुझे देखा था, जाहिर है वो मेरा राज फाश नहीं कर सकते थे। आश्रम से निकलकर मैं मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मेन रोड पर आ गया। यहाँ मुझे एक ऑटो मिल गया जिसने मुझे पेट्रोल पंप पहुंचा दिया।
ये इलाका पेट्रोल पंप के नाम से मशहूर था। खासा बारोनक इलाका था। सामने हिल लाक होटल था, लेकिन मैं अभी उस होटल में नहीं जाना चाहता था। मैं उस बारोनक इलाके में घूमता रहा और फिर होटल हिल लाक के सामने एक रेस्टोरेंट में बैठ गया। बैठने के लिए मैंने एक ऐसी जगह मुंतखब की थी जहाँ से मैं बाहर का नजारा भी कर सकता था। हिल लाक होटल भी मेरी नजरों के सामने था। ये म्यारी किस्म का रेस्टोरेंट था और यहाँ चरसी मवाली किस्म के लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी। यहाँ गाहकों को कंपनी देने के लिए खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी। उन लड़कियों को मुंतखब करने वाला जमालियाती ज़ौक़ से पूरी तरह आगाह था। एक से एक हसीन लड़की थी। उनके लिए लिबास का इंतखाब करते हुए भी उसने इस बात का ख्याल रखा था कि गाहकों की नजरें उन पर से ना हट सकें। जिस वेटरस ने मेरी मेज पर काफी सरो की, वो मेरे ज़ौक़ और म्यार के ऐन मुताबिक थी। दराज कमर, सडोल जिस्म और तीखे नैन नक्श। जब वो मेज पर काफी रखने के लिए झुकी तो उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। मेरी नजरें उसके चेहरे से फिसल गईं। उन वेटर्स को देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि फारिग औकात में गाहकों का दिल बहलाने के काम भी आती होंगी। और कोई सेवा जनाब? उसने कप मेरे सामने रखते हुए कहा। और क्या सेवा कर सकोगी डियर? मैंने बेतकल्फी से कहा। तुम तो ड्यूटी पर हो और जाहिर है तुम ड्यूटी छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकोगी। मैं 8 बजे ऑफ हो जाऊंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गुड, फिर कहाँ मिलोगी? मैंने पूछा। इस वक्त 7:30 बजे हैं। मैंने सामने वाली दीवार पर लगी हुई घड़ी को देखते हुए कहा। मैं 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं काफी की चुस्कियां लेते हुए शीशे से बाहर देखता रहा। 8 बजने में 10 मिनट कम थे कि वो वेटर्स दोबारा आ गई। उसने खाली कप उठाया और मुझसे काफी का बिल भी वसूल कर लिया। उसके 5 मिनट बाद मैं उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद एक औरत मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। वो गर्चे हसीन थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैं वेटर से बात कर चुका था। आपने मुझे पहचाना नहीं सर? मैं करीब खड़ी हुई उस औरत की आवाज सुनकर चौंक गया। मैं वाकई उसे पहचान नहीं सका था। ये वही वेटरस थी। बदले हुए लिबास में वो खुद भी बदल गई थी। साड़ी और बालों के स्टाइल ने उसका उलिया बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। इस लिबास में वो पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। ओह, मैं तुम्हें वाकई पहचान नहीं सका, मैंने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। आओ जरा टहलते हैं, फिर कोई प्रोग्राम बना लेंगे। हम दोनों एक तरफ चलने लगे। उसका नाम रत्ना था। वो ग्रेजुएट थी और मशरकी पंजाब की रहने वाली थी। रत्ना के कहने के मुताबिक वो एक कंपनी में सेक्रेटरी थी। उसका बास उससे धोखे से पहले मुंबई और फिर उसे गोवा ले गया, जहाँ 6 महीनों तक उसे कैदी बनाकर रखा। इसी दौरान न सिर्फ वो खुद उसकी इज्जत से खेलता रहा, बल्कि उसके दोस्त भी दावतें उड़ाते रहे। फिर वो उसे पहले जयपुर और आखिर में यहाँ ले आया। यहाँ उसे एक लड़की मिल गई और बास उस लड़की के साथ रफू चक्कर हो गया। वो जिस होटल में ठहरे हुए थे उसका 20 दिन का बिल वाजिब था और होटल के मालिक ने बिल वसूल करने के लिए उसे रोक लिया था। और वो 2 महीनों तक न सिर्फ खुद उसे बिल वसूल करता रहा, बल्कि सूद वसूल करने के लिए उसे गाहकों की खिदमत में भी पेश करता रहा। होटल के मालिक से निजात मिलने के बाद वो मुख्तलिफ हाथों का खिलौना बनी रही और अब वो इस काबिल नहीं रही थी कि घर वापस जा सकती। उसने माउंट ईबू में रहने का फैसला कर लिया क्योंकि उसके ख्याल में जिंदगी गुजारने के लिए ये बेहतरीन जगह थी। रेस्टोरेंट में मुलाजमत के साथ साथ वो फारिग औकात में भी गाहकों की सेवा करती थी। हम बातें करते हुए टहलने वाले अंदाज में एक तरफ चल रहे थे कि हलचल मच गई। रत्ना भी गड़बड़ा सी गई। क्या बात है, लोग बदआवाज होकर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? मैंने इधर उधर देखते हुए रत्ना से पूछा। वो उधर देखो, रत्ना ने होटल हिल्ला की तरफ इशारा किया। नागराज आ रहा है और लोग उसके लिए इधर उधर भाग रहे हैं। नागराज इंसान नहीं, भूत है, एक बदरू जो यहाँ के लोगों के आसाब पर सवार है। हर शख्स उससे खौफजदा है। मैंने होटल हिल्ला की तरफ देखा। 3 गाड़ियां होटल के सामने आ रुकी थी। आगे एक जीप थी जिस पर 4 वैशी सवार थे। उनके हाथों में राइफलें थी। पीछे सफेद रंग की मारुति कार थी और उसके पीछे भी एक जीप थी। उसमें भी 4 अदद ऐसे वैशी सवार थे। उनमें 2 के हाथों में राइफलें थी और 2 के हाथों में तेगे। सफेद मारुति कार का दरवाजा खुला। पहले एक आदमी बरामद हुआ और फिर नागराज नीचे उतरा। मैंने सिर्फ एक मर्तबा उसे देखा था। बेला मुझे धोखे से आदिनाथ मंदिर में ले गई थी और अब नागराज को पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वही साधुओं वाला पीला चोगा और गले में मालाओं के साथ एक सांप भी नजर आ रहा था। नागराज के बाद कार से उतरने वाली हस्ती को देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। वो बेला थी। वो इस वक्त वाकई क़यामत लग रही थी। नागराज ने कार से उतरकर इधर उधर देखा और फिर होटल के गेट की तरफ बढ़ गया। बेला और दूसरे आदमी भी उसके साथ ही थे। 2 गनमैन भी उनके पीछे होटल में दाखिल हुए, जबकि दूसरे बाहर ही खड़े रहे। मैं आश्रम से निकला था तो इरादा ये था कि होटल हिल्ला के मालिक रवि पंडित से 2-2 हाथ करूंगा, मगर इस वक्त यहाँ की सूरत-ए-हाल कुछ तब्दील हो गई। नागराज के आ जाने से पूरे इलाके में हलचल मच गई थी। इस सूरत-ए-हाल में मेरा होटल में कदम रखना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, लेकिन मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया और रत्ना का हाथ पकड़कर होटल की तरफ चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? रत्ना ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। होटल हिल्लाक, मैंने जवाब दिया। मैंने नागराज के बारे में बहुत कुछ सुना है।
आज उसे जरा करीब से देखना चाहता हूँ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? रत्ना ने मुझे घूरा। लोग उस बदरू से दूर भागते हैं और तुम उसके करीब जाना चाहते हो? हम उसके बिल्कुल करीब नहीं जाएंगे, जरा दूर रहकर देखूंगा कि वो चीज क्या है, मैंने जवाब दिया। कुछ लोग अब भी होटल में आ जा रहे थे। मैं रत्ना का हाथ थामे उससे बातें करता हुआ होटल की तरफ चलता रहा। गेट के करीब इधर उधर खड़े हुए गनमैनों ने हमारी तरफ देखा। मैंने महसूस किया कि वो लोग मुझसे ज्यादा रत्ना में दिलचस्पी ले रहे थे। एक ने तो शायद कोई जुमला भी कसा था, मगर मैं उस पर तवज्जो दिए बगैर रत्ना का हाथ थामे चलता रहा। मरकजी हाल में जिंदगी के हंगामे उरूज पर थे। रक्सो सुरूर की महफिल जारी थी, मस्तियां और शबाब पर थी। मैं रत्ना के साथ एक मेज पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। नागराज के साथ अंदर वाले आदमी और दोनों गनमैन एक मेज पर बैठे हुए थे। उससे आगे एक रायदारी थी, दाईं तरफ काउंटर था और उसके साथ भी एक रायदारी थी। मैंने एक दो वेटरों को ट्रे उठाए उस तरफ से आते जाते देखा। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मेजों पर सर्व करने के लिए शराब अंदर से लाई जा रही थी, जो कि काउंटर से शराब सिर्फ उन लोगों को सर्व की जा रही थी जो वहीं बैठकर पीना चाहते थे। 4 मिनट बाद मैंने रत्ना को वहीं बैठे रहने का इशारा किया और उठकर काउंटर के साथ वाली रायदारियों में दाखिल हो गया। ये रायदारियां खासी तवील थी, किचन भी उसी तरफ था। एक वेटर को आखिरी दरवाजे से निकलते देखकर मैं रुक गया। वेटर ने दोनों हाथों में एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें विस्की, सोडे की बोतलें और बड़े बड़े नाजुक से 3 लंबे गिलास रखे हुए थे। ए कहाँ जावे तो भैया? मैंने वेटर को रोक कर पूछा। दफ्तर माँ, नागराज आवे है, ऐश करत है साला। वेटर ने साला तो कह दिया था, लेकिन उसके साथ ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। 1 मिनट इधर आओ। मैं उसे जल्दी से लेकर एक खुले हुए दरवाजे में घुस गया। ये लॉन्ड्री स्टोर था। दीवारों के साथ रैक्स में धुली हुई चादरें, बेजपोश पर्दे और इसी किस्म की चीजें रखी हुई थी। साइड में एक मेज भी थी। देखो भैया, मैंने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, मैं नागराज से मिलना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, मगर कोई मुझे उस तक पहुँचने नहीं देता। ये मेरे लिए अच्छा मौका है, मेरी मदद कर सकते हो तुम। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? वेटर ने मुझे उलझी हुई नजरों से देखा। मैंने उसे ट्रे लेकर मेज पर रख दी और अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। तुम अपना कोट और पगड़ी मुझे दे दो, ये ट्रे मैं दफ्तर में ले जाता हूँ। मुझे नागराज के सामने अपनी फरियाद पेश करने का मौका मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। सारी जिंदगी तुम्हें दुआएं दूंगा। वेटर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैनेजर को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। वो अकलाते हुए बोला, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम इस कमरे में रुकना, बस मैं 5 मिनट में लौट आऊंगा। लो ये 500 रुपए रख लो और अब जल्दी से पगड़ी और कोट उतार दो। मैंने 500 का एक और नोट उसके हाथ में थमा दिया और उसके साथ ही अपना कोट उतार कर जेबों की चीजें पतलून की जेबों में मुंतकिल करने लगा। वेटर चंद लम्हे हिचकिचाया, फिर उसने पहले पगड़ी उतार कर मेज पर रखी और फिर कोट भी उतार दिया। मैंने उसे उसका सफेद कोट पहनकर ऊपर तक बटन बंद कर लिए और पगड़ी सर पर जमा ली। ये गनीमत था कि वेटरों की पतलून ब्लैक कलर की थी, वरना मुझे उसकी पतलून भी उतरवानी पड़ती। दरवाजा खोलो और मेरी वापसी तक तुम इसी कमरे में रहना, मुझे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैंने ट्रे उठाते हुए कहा, जल्दी आ जाइयो भैया, नहीं तो अपनी शामत आ जावे। वेटर ने दरवाजा खोलते हुए कहा। मैंने बाहर निकलने से पहले इधर उधर झांक लिया था। मेरे बाहर आते ही वेटर ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं आगे जाकर रायदारी में मुड़ गया। उस रायदारी में भी कमरे थे। एक दरवाजे के सामने प्रोपराइटर की तख्ती लगी हुई थी और एक दरबान भी मौजूद था। मैं दरवाजे के सामने रुका तो उसने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा और दरवाजा खोल दिया। मैं ट्रे संभाले अंदर दाखिल हो गया। बहुत वसी व अरीज कमरा था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। दाईं तरफ शीशे के टाप वाली बहुत बड़ी मेज थी जिस पर 2 टेलीफोन और एक इंटरकॉम सेट रखा हुआ था। एक तरफ संगमरमर से तराशी हुई 42 भर ऊंची एक मूर्ति भी रखी हुई थी। दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में मुख्तलिफ डांसेस की नीम उरियान तस्वीरें आवेजा थी और उनमें एक तस्वीर बेला की भी थी। उस तस्वीर को देखकर अंदाजा हुआ कि बेला अच्छी खासी डांसर भी रह चुकी थी। तस्वीर में उसके बदन पर लिबास बराए नाम ही था और पोज नहायत शर्मनाक था। नागराज मेज के सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। उसे जरा हटकर बेला बैठी हुई थी। बेला ने एक टांग दूसरी टांग पर रखी हुई थी और लिबास अपनी जगह से सिरका हुआ था। सोफे के सामने 3-4 फुट के फासले पर रवि पंडित नायद मोतबाना अंदाज में खड़ा था। मुझे अपनी कुव्वत मुशाहिदा पर हमेशा नाज रहा है। मैंने कमरे में दाखिल होते ही ना सिर्फ हर चीज का जायजा लिया था बल्कि अपने फरार का रास्ता भी तलाश कर लिया था। ऑफिस टेबल के बाईं तरफ वाली खिड़की खुली हुई थी और दूसरी तरफ अंधेरा था, जिसका मतलब था कि बाहर कोई खुली जगह थी। मैंने ट्रे मेज पर रख दिया और एक तरफ खड़ा हो गया। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई थी। मैंने नागराज का सामना करने का फैसला फौरी तौर पर और बगैर प्लानिंग के किया था। नागराज के 6 मुसल्ला मुहाफिज बाहर खड़े थे, 2 अंदर मौजूद थे। किसी ऐसे होटल या क्लब में 4-6 गुंडे मौजूद रहते थे। नाकामी की सूरत में मेरे लिए बच निकलने के इम्कानात ना होने के बराबर थे, लेकिन मैंने कभी नाकामी का सोचा ही नहीं था। मैंने हमेशा अपनी ज़ानत और खुद एतमादी पर भरोसा किया था।
और कठिन तरीन हालात में भी हमेशा कामयाब रहा था। और इस वक्त भी मैंने जो फैसला किया था उसमें भी जानत और खुद एतमादी का ज्यादा दखल था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो बेला ने सरसरी सी निगाहों से मेरी तरफ देखा था, फिर रवि पंडित की तरफ मुतवज्जो होगी जो नागराज से कुछ कह रहा था। मैं एक तरफ खड़ा हुआ तो बेला उठकर मेज के करीब पहुंच गई और स्कॉच की बोतल खोलने लगी। इस मौके पर उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और खा जाने वाले लहजे में बोली, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया, हैंडल पर हाथ रखा और उसे घुमाने की बजाय लाख नाप दबा दी और उसके साथ ही कुंडे का राड भी खींच दिया और ऊपर वाली चुटकी भी लगा दी। बेला ने मुझे कुंडा और चुटकी लगाते हुए देख लिया था। वो एकदम चीखी, ये क्या कर रहे हो तुम, दरवाजा क्यों लॉक कर दिया। बेला के चीखने पर नागराज और रवि पंडित भी मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। रवि पंडित ने पहली मर्तबा मुझे गौर से देखा। वो यकीनन अपने होटल और क्लब के तमाम वेटरों को पहचानता था। जब मैं अंदर आया तो वो नागराज से बातों में मसरूफ था और मुझ पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब वो समझ गया था कि मैं उसके होटल का वेटर नहीं हूँ। कौन हो तुम और ये दरवाजा क्यों बंद किया तुमने। वो घुर्राया ताकि कोई और मुदाफित न कर सके। मैंने इत्मीनान से कहते हुए पगड़ी उतार कर नागराज की गोद में फेंक दी। वो भी उछल पड़ा। उसके चेहरे पर एकदम सफाकी तारी होगी और आंखों की सुर्खी कुछ और भी गहरी होगी। कौन हो तुम, इस बदतमीजी का मतलब जानते हो। रवि पंडित फिर घुर्राया। मैंने कोट भी नागराज पर उछाल दिया और ऐनक उतार कर मेज पर फेंक दी। मुझे अपना तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मैं वो हूँ जिसकी तलाश में तुम लोग 2 महीनों से पागल कुत्तों की तरह दौड़ते फिर रहे हो और मुझे हैरत है कि बेला ने मुझे अब तक नहीं पहचाना, हालांकि ये तो मेरे बहुत करीब रही है, इतना करीब कि तुम। बेला उछल पड़ी। बोतल उसके हाथ से छूटकर शीशे के गिलास से टकराई। नाजुक सा गिलास ट्रे में गिरकर चिकना चूर हो गया। बोतल भी इस तरह ऊंधी गिरी थी कि शराब मेज के शीशे पर बहने लगी। बोतल उठाओ, शराब जाया हो रही है, मैंने बेला के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। बेला ने बोतल पकड़ ली। उसने बोतल को गर्दन की तरफ से पकड़ा था। मैं उसकी नीयत भांप गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उसने अचानक ही बोतल मेरी तरफ दे मारी। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। बोतल मेरे अकम में दीवार के सामने लगे हुए खूबसूरत पर्दे पर लगी। पर्दा महज खूबसूरती से लगाया गया था। पर्दा ना होता तो बोतल दीवार से टकराकर धमाका जरूर पैदा करती। बोतल मेरे करीब से गुजरी थी, इसलिए शराब के कुछ छींटे मेरे ऊपर भी गिरे। अपने आवाज पर काबू रखो खूबसूरत नागन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी कीमती शराब जाया कर दी, अब अपने इस गुरु घंटाल को क्या पिलाओगी। मैं तुम्हारा खून पीना पसंद करूंगा मूर्ख, नागराज सांप की तरह फुनकारा। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि अब तक बचते रहे हो, लेकिन अब किस्मत की देवी तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है। तुमने शेरों की खिचार में आकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। शेरों की खिचार नहीं, ये डॉग हाउस है जहाँ पागल कुत्ते रहते हैं और मैं उन पागल कुत्तों से बचना अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने तैश दिलाने वाले अंदाज में कहा। इसी दौरान रवि पंडित ने जेब में हाथ डालने की कोशिश की, मगर मैंने उसे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। हाथ अपनी जेब से दूर रखो, मैं उसे रिवॉल्वर की जद पर लेते हुए घुर्राया, वरना तुम वक्त से पहले अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। रवि पंडित का हाथ जेब से दूर हट गया। मैं 2 कदम उठाकर उसके पीछे पहुंच गया और उसका लिबास थपथपाने लगा। पिस्तौल उसकी पतलून की जेब में था। बेला इस वक्त मेरे दाईं तरफ थी। मैं उस पर भी निगाह रखे हुए था, लेकिन उसे मौका मिल ही गया। मैं रवि पंडित की जेब से पिस्तौल निकालने के लिए जैसे ही जरा सा आगे को झुका, उसने सोडे की बोतल उठाकर मेरे सर पर मारने की कोशिश की। मैं तेजी से झुक गया। बोतल रवि पंडित के कंधे पर लगी, वो करा उठा। मैंने उसे जोरदार धक्का भी दे दिया था। वो नागराज से टकराया और वो दोनों सोफे पर गिर गए। मैंने पलटकर फौरन ही बेला पर हमला कर दिया। मेरे बाएं हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो मेज से टकरा गई, लेकिन उसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दोबारा मुझ पर हमला कर दिया। अगर मैं मोहताद ना होता तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती, लेकिन मैं न सिर्फ बच गया बल्कि उसे एक लात भी रसीद कर दी। वो रवि पंडित से टकराई जो उठने की कोशिश कर रहा था। इस मर्तबा वो दोनों नागराज पर गिरे। रवि पंडित की पेशानी नागराज की नाक से टकराई। वो चीख उठा और उसकी नाक से खून बह निकला। वो माँ बहन की बड़ी साइंटिफिक किस्म की गालियां बक रहा था। उसने धक्का देकर उन दोनों को अपने ऊपर से गिरा दिया। तुम तो हल्की सी चोट पर ही बिलबिला उठे सांप की औलाद, मैं नागराज की तरफ देखकर घुर्राया। मेरे कानों में तो उन बेगुनाहों की चीखें गूंज रही हैं जिनके खून से तुम्हारे तरबियत याफ्ता दहशत गर्द होली खेल रहे हैं, और वो बेगुनाह जिन्हें तुमने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा है। लेकिन अब तुम्हारे ये खूनी ड्रामा खत्म होने वाला है। अब कोई बेगुनाह तुम्हारे हाथों से नहीं मारा जाएगा। तुम भूल रहे हो बालक के मैं नागराज हूँ, वो फुनकारते हुए बोला, जहरीले सांपों पर राज करने वाला। तुम तो मामूली छोकरे हो, इस मामूली सी कामयाबी को अपनी फतेह समझ बैठे। तुम यहाँ आ गए हो तो अब बचकर नहीं जा सकोगे।
अब भी तुम्हें कोई खुशफहमी है? मैंने हल्का सा क्या लगाया, लेकिन चंद मिनट बाद ही तुम्हारी ये खुशफहमी दूर। मैं जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। रवि पंडित के पैर की ठोकर मेरी पिंडली पर लगी। उसने उठने की कोशिश करते हुए गधे की तरह 2 लत्ती झाड़ दी थी। बहरहाल उसका ये हरबा कारगर साबित हुआ। मैं एक टांग पर नाच कर रह गया। इससे पहले कि मैं संभल सकता, बेला ने उठकर मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मुझे लेती हुई दूसरे सोफे पर गिरी। उस कमबख्त में बला की ताकत भरी हुई थी। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि उसने मेरे पिस्तौल वाले हाथ पर दांत गाड़ दिए। मैं बुरी तरह बिलबिला उठा। रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकलकर मेज पर जा गिरा। इसी दौरान रवि पंडित भी उठ गया था। उसने मेरे ऊपर घुंसों ठोकरों की बारिश कर दी। मैंने लात मारकर रवि पंडित को पीछे गिराया, खूनी से बेला के सीने पर जोरदार जरब लगाई और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। लेकिन मुझे संभलने का मौका नहीं मिल सका। बेला और रवि पंडित ने उठकर मुझे दोनों तरफ से इस तरह जकड़ दिया कि मैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर सका। मुझे उनकी गिरफ्त में देखकर नागराज भी फुनकारता हुआ अपनी जगह से उठ गया और उसकी नाक से अब भी खून बह रहा था, जिसे वो बार बार आस्तीन से पोंछ रहा था। मेरे सामने खड़े होकर वो कहरालूद नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। उसने गले में लटके हुए नाग को हाथ में पकड़ लिया। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सूरमा देखे हैं, लेकिन तुम जैसा महासूरमा कभी नहीं देखा, वो फुनकारते हुए कह रहा था। मेरी इच्छा थी कि तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग करके तुम्हें दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी बनाकर सरहद के उस पार भेज दिया जाता, मगर अपने साथ गुस्ताखी करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर हाथ में पकड़ा हुआ नाग मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैं अगर चाहूँ तो इस नाग से डसवा कर 1 सेकंड में तुम्हारे जीवन का अंत कर दूं। इस नाग का डसा दूसरा सांस नहीं लेता, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं मारूंगा बालक। मैंने तुम्हारी मौत का ऐसा बंदोबस्त किया है कि तुम अगले 7 जन्मों तक मेरा नाम नहीं भूलोगे। उसने चौके के अंदर हाथ डालकर एक सुरेंज निकाल ली, जिसमें हरे रंग का कोई स्याल भरा हुआ था। सुई पर प्लास्टिक कैप चढ़ा हुआ था। ये इंजेक्शन मैंने जहरीले नागों के जहर से तैयार किया है। इसकी खासियत ये है कि इसके लगाने से आदमी फौरी तौर पर नहीं मरता। ये जहर खून में शामिल होते हैं, जिसम को झटके लगने लगते हैं, शरीर अकड़ जाता है, फिर झटका लगता है पूरे शरीर में। ये जहर बिजली के करंट की तरह फैल जाता है। हर झटके पर आत्मा निकलती हुई महसूस होती है, मगर आत्मा आसानी से नहीं निकलती। वो कम से कम 10 मिनट तक शरीर को तड़पाती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ये जहर मैंने खास तौर पर तुम्हारे देश के लोगों के लिए तैयार किया है। अभी तो मैंने इसका तोड़ भी दरियाफ्त नहीं किया, इसकी जरूरत भी नहीं। इसका सिर्फ एक तजुर्बा मैंने एक कुत्ते पर किया था, वो 5 मिनट में खत्म हो गया। अब तुम पर तजुर्बे का मजा भी आएगा। मैं इसकी बहुत मामूली सी मिकदार तुम्हारे शरीर में दाखिल करूंगा और तुम इस तरह झटके लेकर तड़पोगे कि उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। उसने नीडल का कैप उतार कर सोफे पर डाल दिया और सिरिंज वाला हाथ आगे करके मेरी तरफ बढ़ा। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मौत को सामने देखकर तो बड़े बड़े सूरमा कांप उठते हैं। मैं तो मामूली सा आदमी था। मैं दिल ही दिल में कलमा पढ़ने लगा।